हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप कि तुम सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। वेलकम टू CUET एरा 24/7। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग के बारे में। देखिए, आप लोगों ने प्लानिंग में प्लान बनाए, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाए। फिर आप लोगों ने स्टाफिंग में सीखा कि कैसे लोगों को हायर किया जाता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन डिसीजन, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट क्या होते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सब आप लोगों ने सीखा, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड। फिर आप लोगों ने डायरेक्टिंग में मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन के बारे में जाना। ये सब होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, ये सब होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की जाती है। नहीं ना, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर कंट्रोल करना है ना। यहां पे कंट्रोलिंग का मतलब यह है कि आपको चेक करना है कि जो प्लान आपने बनाए थे, जो स्टैंडर्ड आपने बनाए थे, वो आप अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। अब अगर कर पाए हो तो अच्छी बात है, आगे भी कैसे किया जाए इसको फिगर आउट कर लो, और अगर नहीं कर पाए हो तो क्यों नहीं कर पाए हो ये भी जानना रहता है। कुल मिला के बच्चों, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, हम अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते हैं कंट्रोलिंग के इस चैप्टर में। तो आई होप कि बच्चों आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए। कंट्रोलिंग का वन शॉट आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यार कंट्रोलिंग का ना मतलब क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोलिंग। सबसे पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपने प्लानिंग में प्लान बनाए, ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्सेज को लेके आए, स्टाफिंग में लोगों को लेके आए, डायरेक्टिंग में आपने मोटिवेट किया लोगों को कि काम करो। अब लास्ट में ये चेक करना बनता है ना यार कि कंट्रोलिंग कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, मैंने कैसा परफॉर्म किया, तो इसे ही कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने क्या किया है, डेफिनेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो 4 लाइनें पढ़ेंगे और कंट्रोलिंग की मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। कंट्रोलिंग कहा गया है कि मैनेजमेंट का भैया वो फंक्शन है विच हेल्प्स टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन। बेटा, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन होता है जहां पे आप एरर्स को चेक करते हो, यानी कि अगर कुछ गलतियां हो गई हैं काम करते हुए तो आप उनको चेक करते हो। और गलतियों को चेक क्यों करते हो, ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। जैसे बेटा आप लोग अभी ना क्लास 12th में हो, तो आप लोग हाफ ईयरली का पेपर दोगे। अब हाफ ईयरली का जब आप पेपर दोगे तो आप लोगों को अपनी गलतियों का पता लगेगा, फिर आप उनको प्री बोर्ड में सही करोगे। प्री बोर्ड में कुछ गलतियां होंगी, फिर आप उनको बोर्ड में सही करोगे, है ना। फिर बोर्ड में कुछ गलतियां मान लो हो गई तो आप उनको CUET के एग्जाम में सही करोगे। यानी कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है, और कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग शुरू होती है, और यहां पे हम एरर्स को चेक करते हैं, गलतियों का पता लगाते हैं ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। दिस इज डन टू मिनिमाइज डेविएशन। और बेटा ये सब किया जाता है डेविएशन, यानी कि डेविएशन मतलब होता है कमियों को कम करने के लिए। देखिए बेटा, कमियों को खत्म नहीं किया जा सकता है। नो ऑर्गेनाइजेशन, नो प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड नो ह्यूमन बीइंग एंड नो मशीनरी एंड नो रिसोर्स इज परफेक्ट। ठीक है, कमियां होंगी ही होंगी, डेविएशन होंगे ही होंगे। आपको चेक करना है कि डेविएशन को मिनिमाइज कैसे किया जाए। तूफान आएगा तो नुकसान होगा, बस नुकसान को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो अगल बगल के लोग रह रहे होते हैं उनको खाली करवा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर देते हैं ताकि लोग सावधान हो जाएं, ताकि नुकसान कम से कम हो। बाकी नुकसान तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग की जाती है बच्चों डेविएशन को मिनिमाइज करने के लिए फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स कई बार यूज होता है, और एक वर्ड और यूज होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, वर्ड है बेंचमार्क। एक वर्ड और यूज होता है जिसका नाम है, हम लोग क्या कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं। देखो सिंपल है, कंट्रोलिंग डेविएशन को कम करने के लिए होता है। डेविएशन आएगी कब, जब आपने कोई स्टैंडर्ड सेट किया हो। ठीक है, जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, अब भागते भागते ये देखना है एंड में कि भाग पाए कि नहीं भाग पाए और गलतियां क्या हुई, एंड इंश्योर दैट द स्टेटेड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड इन अ डिजायर्ड मैनर। और आप ये इंश्योर करते हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो डिजायर्ड मैनर में अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। कुल मिला के कहानी यह है भैया कि जो भी तुमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो भी तुमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, अब आपको यहां पे चेक करना रहता है कि वो स्टैंडर्ड्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए या नहीं हो पाए। जैसा आप चाहते थे वैसा, डिजायर्ड मैनर मतलब जैसा मैं चाहता था वैसा। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे अकाउंट्स में 90 आए
आउट ऑफ 100 ये मेरा स्टैंडर्ड है। मैं जब पेपर दूंगा तो ये देखूंगा कि 90 आए कि नहीं आए, और अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए। फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं इस बारे में, जरा एक बार ये भी समझते हैं बच्चों। फिलिप कॉटलर का कहना यह है कि कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस, कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जहां पे हम स्टेप्स लेते हैं टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। देखिए इनका कहना यह है, फिलिप कॉटलर साहब का कहना यह है कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट की वो प्रोसेस है जहां पे स्टेप्स लिए जाते हैं, जहां पे कदम उठाए जाते हैं ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिजायर्ड रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट्स के पास लाया जा सके। अब देखिए मैं चाहता था कि मेरे ना क्लास 12th में हर एग्जाम में 90% आए, तो मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो क्या है, वो है 90%। लेकिन मेरे हाफ ईयरली में कितने आए, मेरे आए मान लीजिए 60%। तो मैं पहले हाफ ईयरली से प्री बोर्ड में जाऊंगा 85, और फिर बोर्ड में जाऊंगा तो 90 की तैयारी करके जाऊंगा। आप समझ रहे हो, तो मेरा जो 90 और 90 है ये आपस में पास आ गए। आप मेरी बात समझ गए। कुल मिला के कहानी ये हो रही है कि मेरा जो मैंने सोचा था वो 90% था, जो मैं कर पाया वो 60, 85 और फिर 90 तक मैं पहुंच गया। फिलिप कॉटलर का कहना यही है कि कंट्रोलिंग वो प्रोसेस होती है जहां पे हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं और कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हम करना चाहते हैं उसके पास या उसके नज़दीक हम आ पाएं। ठीक, और चौथी डेफिनेशन यहाँ पे डेल हेनिंग की है। डेल हेनिंग क्या कहते हैं वो समझ लेते हैं। डेल हेनिंग, अच्छा अब आप लोग सोच रहे होगे सर हमको ना डेफिनेशन आप पढ़ाते हो तो क्या डेफिनेशन लिख के आनी है? नहीं, देखो बेटा सिंपल है। अगर याद कर लेते हो एग्जैक्टली तो लिख के आ सकते हो, अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो। बाकी बिजनेस स्टडीज अपने वर्ड्स में कल भी लिखते आए थे और आज भी लिखना है। क्लास 12th में लिखने का ही सारा खेल है, ठीक है। तो लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। अगर डेफिनेशन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है ना। लेकिन आप क्योंकि कंटेंट अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो फिर भर भर के कॉपी लिखने पड़ेंगे। 150 से 200 वर्ड 6 नंबर के क्वेश्चन में लिखने होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। क्या कह रहे हैं? कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है बच्चों जहां पे आप अपने एक्शन को कंफर्म करते हो कि भैया मैं 90% लाऊंगा तो 90% की मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ये मार्कर बेटा 10-10 रुपए का है तो मेरे को दुकानदार को 10 रुपए देने पड़ेंगे, वो 9 रुपए में मुझे ये मार्कर नहीं देगा। यानी कि जिस चीज में जितनी मेहनत मांगा जा रही है वो मेहनत मुझे देनी पड़ेगी, जिस चीज की जो वैल्यू है वो मुझे देनी पड़ेगी, अदा करनी पड़ेगी, तभी वो चीज मुझे मिलेगी, ठीक है। मुझे 90% का ख्वाब मैंने देखा है, सपना मैंने देखा है, मुझे किसी ने 90% का सपना दिखाया है तो मुझे 90% की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं 89% की मेहनत करूंगा तो 90% मेरे आने से रहे। ये बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो चीज लाइफ में चाहिए उसके लिए उतनी वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाट डेल हेनिंग इज सेइंग हियर कि कंट्रोलिंग वही प्रोसेस है मैनेजमेंट की जहां पे आपको अपने परफॉर्मेंस में कंफर्मिटी लानी पड़ेगी, कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इतना काम कर रहा हूं। और क्यों करना पड़ेगा? ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं विद प्लान्ड एक्शन। और उसके लिए भैया आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग जो पढ़ा चुके हैं आपको, समझ रहे हो। कुल मिला के कहानी यही है कि गलतियों को सुधारो और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करो ताकि ऑब्जेक्टिव्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो जाएं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि यार जो चीज आपको जितने की है उतना अदा करना पड़ेगा, उतनी वैल्यू पे करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने सपने देखे हैं, अगर आपने ख्वाब देखे हैं कि आप भी अपने स्कूल में जब फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है तो आपके पापा मम्मी को बुला के और आपको बुला के आपको एक माला पहनाई जाए और आपकी तस्वीरें छपें, उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो सपना देखा है उसके लिए उतनी ही जी जान से लगना पड़ेगा, उतना समय देना पड़ेगा, उतना मेहनत देनी पड़ेगी, फिजिकल भी और मेंटल भी। और बच्चों ये जो मेहनत है ना, ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि भैया 17 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है, 15 मार्च से पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना। वो मेहनत 2 दिन की नहीं है, वो मेहनत समय मांग रही है, कह रही है वो मेहनत की 6 महीने 7 महीने लगातार करो तब जाके वो नंबर अचीव होंगे। बाकी बेटा तुक्के से ना 2 लाख बच्चे में कोई एक होता है जो 1 रात 2 रात पढ़ के इतने नंबर लाता है, ठीक है। 10 लाख बच्चों में कोई एक। बाकी जितने बच्चों से आप पूछेंगे जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आप अपने किसी टॉपर से पूछ लीजिए। हम लोगों ने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए थे, सबका यही कहना है कि सर मैंने जून जुलाई से मेहनत स्टार्ट कर दी थी, 6-7 महीने मैंने पढ़ाई किया, लग के पढ़ाई किया,
जनवरी फरवरी में जब मैं आया सर, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, मैंने सैम्पल पेपर उठाए, मैंने अपने खुद के स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व किए, हाफ ईयरली के पेपर को दोबारा सॉल्व किया और वहाँ पे मैं अच्छे नंबर लाया, तब जाके मैं बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाया। और बेटा मेहनत करने के लिए अब आपको एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहोगे कि सर आप बताइए क्या रास्ता होना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि रास्ता एक ही है, और वो है सबसे पहले आप ये ठान लें कि पढ़ाई करनी है। दूसरा रास्ता ये है कि आप किसी ऐसे बैच में एनरोलमेंट करें जहां पे सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सारे बढ़िया टीचर से, टॉप क्लास फैकल्टी, इंडिया की टॉप, वर्ल्ड, मतलब आप ये कह लो कि इंडिया की टॉप फैकल्टी जो है वो आपको क्लास 12th की और आपको CUT की तैयारी करवाएं। और उसके लिए जो बेस्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बेस्ट तरीका आप समझ लो। वो बेस्ट तरीका क्या है भैया? वो है CUET का महापैक। क्योंकि CUET के महापैक के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि CUET का महापैक एक ऐसा पैक है जहां पे आज से लेकर जब तक CUET का पेपर नहीं हो जाता है तब तक जितने बैचेस आएंगे, जितने बैच, उन सब का एक्सेस आपको मिलेगा। आपको आपके खुद के टॉपर्स आपको मेंटोरशिप भी देंगे, आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास, आपको भटकना नहीं पड़ेगा किसी किताब के लिए, किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स के लिए। ठीक है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन नहीं मांगने पड़ेंगे, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप पे भटक के टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपको एक प्लेस पे मिलेगा। और आपको लाइव क्लास के साथ साथ जो क्लास है वो रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, और जितने भी बैचेस हैं सबका एक्सेस मिलेगा। अब इसके लिए अब जब भी आप एनरोलमेंट करने की सोच लें, मेरे हिसाब से तो भैया एनरोलमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप टाइम ले रहे हो सोचने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी सोच लो इस कूपन कोड को नोट करो, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे तो जो डिस्काउंट है आपको वो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, इस महापैक के अंदर आपके घर तक किताबें भी पहुंचेंगी, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो अकाउंट्स की हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज की हो, इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, GK और करंट अफेयर्स हो, सारे के सारे, मैथ्स हो, सारी की सारी किताबें आपके घर तक पहुंचेंगी। कूपन कोड यहाँ पे नोट कर लो अपनी कॉपी में Y769। ठीक है, बाकी मैं क्लास के एंड में बता दूंगा कि आपको एनरोलमेंट कब करना है। फिलहाल आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या नेचर है? सबसे पहले बेटा कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का फंडामेंटल, ना फंडामेंटल है, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग ही था, आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पहले ही बोला भाई। ठीक है, कि प्राइमरी फंक्शन जो है बेटा मैनेजमेंट का वो प्लानिंग ही है। कंट्रोलिंग को फंडामेंटल फंक्शन बोला जा रहा है बेटा। फंडामेंटल का मतलब है इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल का क्या मतलब है? फंडामेंटल का मतलब है कि कंट्रोलिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। समझ रहे हैं? क्यों, बता देता हूं, वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, आपने प्लानिंग करी, आपने ऑर्गेनाइजिंग करी, आपने स्टाफिंग करी, आपने डायरेक्टिंग करी, और फिर आप कंट्रोलिंग करेंगे। ये पूरी प्रोसेस चलती जाएगी। देखिए, बहुत आसान भाषा में आपको बात समझा रहा हूं। जब तक आप कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, जब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं लगेगा, तो जब अगली प्लानिंग, अगला जो प्लान बनाने जाएंगे ना, वहां फिर वही गलती करेंगे। और आप लोग अपनी पढ़ाई में भी यही करते हो। आपने हाफ ईयरली का पेपर दिया, दे दो हाफ ईयरली का पेपर, गलतियां कोई नहीं देखता है। जब हाफ ईयरली का पेपर दो तो गलतियां देखो, प्री बोर्ड दो तो गलतियां देखो। ये पेपर इसी वजह से हो रही ताकि आपकी प्रिपरेशन को पक्का किया जा सके, और अपनी प्रिपरेशन को सेलिब्रेट करने के लिए ना प्रिपरेशन सही तरीके से करनी पड़ेगी। और करोगे कैसे? कि ठीक है गलतियां हो गई, मैं गलतियां करने से मना नहीं कर रहा हूं, गलतियों को देखो कि गलतियां हुई कहां और उसको सही करो। इसीलिए कंट्रोलिंग को फंडामेंटल मैनेजमेंट का फंक्शन कहा जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, चाहे कोई भी मैनेजर हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, हर आदमी काम कर रहा है, गलतियां सबसे होंगी। इसीलिए कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो परवेसिव फंक्शन है, यूनिवर्सल फंक्शन है, और एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, और ये हर मैनेजर के द्वारा किया जाता है। कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है। सर क्यों है? वो मैंने आपको रीजन बता दिया। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूं, क्योंकि मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसी वजह से मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं वो भी कॉन्टिन्यूअसली चलते रहते हैं। मैनेजमेंट के ये जितने फंक्शंस हैं ये भी कॉन्टिन्यूअस हैं, सारे के सारे। और भैया इसीलिए कंट्रोलिंग भी कॉन्टिन्यूअस है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होगा तो मैनेजमेंट के फंक्शन कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, कहते हैं ना, कंट्रोलिंग क्या है बेटा? आरंभ भी है और अंत भी है। कैसे? ये देखिए, कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग हो रही है, यानी कि
कंट्रोलिंग आखिरी में आ रहा है तो अंत भी है, और कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग हो रही है, दोबारा से प्लान बन रहे हैं, तो यानी कि आरंभ भी है। कंट्रोलिंग में एंड भी है और कंट्रोलिंग बिगिनिंग भी है मैनेजमेंट की प्रोसेस का। और कंट्रोलिंग भैया बात करता है रिजल्ट्स की। आप मुझे बताइएगा, क्या कोई और मैनेजमेंट का फंक्शन है जो रिजल्ट की बात करता है? क्या प्लान में रिजल्ट की बात हुई? क्या ऑर्गेनाइजिंग में रिजल्ट की बात हुई? क्या स्टाफिंग में रिजल्ट की बात हुई? क्या डायरेक्टिंग में रिजल्ट की बात हुई? नहीं हुई। सिर्फ कंट्रोलिंग ही ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे आप रिजल्ट्स को एनालाइज करने की बातें करते हो। तो दीज आर द नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। चलेंगे और आगे बढ़ेंगे कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस की तरफ। और इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो बेटा, मैंने आपको क्लियरली ये चीज बोली। क्या बात बोली सर मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट करते क्यों है। आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, पहले भी बताया है कि बेटा मैनेजमेंट क्यों करते हैं। मैनेजमेंट करते हैं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट के जितने फंक्शन हैं उनका भी एक ही काम है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? अरे वही ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या सोशल, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सब पढ़ाया आपको चैप्टर नंबर 1 में। तो जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, मैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकूं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैं कंट्रोलिंग करता हूं ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकूं एक ना एक दिन। कभी क्या होगा ना, गलतियां दूर करते करते एक दिन सफलता भी हाथ लगेगी। जब आप बार बार रोज रोज गलतियां देखोगे। मैं अकाउंट्स का क्वेश्चन करता था बेटा क्लास 12th में, मुझसे रोज गलतियां होती थी, कभी मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं करती थी, है ना। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, 10 दिन तक लगा रहा, 20 दिन तक लगा रहा, रोज वही क्वेश्चन। 21वां दिन ऐसा आया, 22वां दिन ऐसा आया जहां पे मेरा क्वेश्चन सही होने लगा। और जिस दिन क्वेश्चन सही होने लगा उस दिन मेरे को मजा आने लगी। सिंपल सा है, पढ़ाई में और जिंदगी में और हर चीज में, एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें सेम चलती हैं। गलतियां हो रही हैं तो हार नहीं मानना है, लगे रहना है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल या अपने गोल अचीव हो जाएंगे, ठीक है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब एक बात और, कोई बच्चा कहे कि सर मैं 24 घंटे में से 26 घंटे पढ़ाई करूंगा, क्या ऐसा संभव है? बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल। कभी कभी हम अपने लिए स्टैंडर्ड ही गलत बना लेते हैं, ठीक है। कभी कभी हम मेहनत सही दिशा में नहीं करते हैं, वो करना पड़ेगा। अपने स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा कि क्या मेरे जो स्टैंडर्ड मैंने बनाए हैं वो एक्यूरेट हैं, सही हैं या नहीं है। और अगर नहीं है तो पहले आप स्टैंडर्ड को सेट करो। तीसरा पॉइंट है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग करोगे तो यह भी पता लगेगा कि रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, जो आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन है ना, वो भी आपका रिसोर्स ही है, ठीक है। तो आप अपने रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसी फोन की मदद से ही आप बैचेस के अंदर पढ़ सकते हो, इसी फोन की मदद से ही आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो जो कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से कमियां हो रही। रिसोर्स है, रिसोर्स की कमी नहीं है, फोन है, इंटरनेट है, कानों में लगाने के लिए लीड है, टीचर की आवाज़ सुनने के लिए लीड है, ईयरफोन है, तो है रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज हैं। अब जरूरत है उन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करने की। एंड बेटा यही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, लोग अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कमियां आती हैं, जिसकी वजह से लॉसेज होते हैं। चौथा पॉइंट है एम्प्लॉय मोटिवेशन। हो सकता है कि आप कंट्रोलिंग करें और जो आपका एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड ना है, वो मोटिवेटेड नहीं है, ऐसा आपको पता लगे। ऐसा आपको क्या लगे? ऐसा आपको पता लगे कि जो मेरा एम्प्लॉय है वो तो मोटिवेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो वहां भी एक प्रॉब्लम है। इंश्योरिंग, हाँ, तो आप कंट्रोलिंग में क्या करोगे? अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की कोशिश करोगे। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसके बाद हो सकता है आपको यह भी पता लगे कि जो ऑर्डर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और डिसिप्लिन का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इस वजह से मेरी कंपनी में लॉस हुआ। एंड दैट इज वाई ये आपकी कहानी हो जाएगी। फिर आप कंट्रोलिंग में ऑर्डर और डिसिप्लिन को इंश्योर करोगे, है ना, ये भी इंपॉर्टेंस है। और लास्ट पॉइंट है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। आपको कंट्रोलिंग करते समय यह भी पता लग सकता है कि एरर्स आए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक क्वेश्चन इसी में सीयूटी के पेपर में आया था। क्या क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था कि एक डिपार्टमेंट का जो एक डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, वो अपने मैनेजर को कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मैं जब जाता हूं परचेज डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल मांगता हूं तो वो बहुत देरी कर देते हैं, इसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है, हमारे टाइम का वेस्टेज हो जाता है। जब मैनेजर ने
परचेज डिपार्टमेंट के उस वर्कर से बात करी तो परचेज डिपार्टमेंट के वर्कर का कहना था कि सर आपके जो वर्कर है ना वो दोपहर में आते ही लेट हैं, तो क्योंकि जब वो आते लेट हैं, ऑर्डर देते हैं लेट में, तो मैं लेट में सामान निकालता हूं तो उनको लेट में मिलता है। अगर वो एक दिन पहले ही ऑर्डर दे देंगे तो मैं अपना काम सही तरीके से करूंगा। ये था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का मैं यही था कि भैया कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी और कंट्रोलिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। सारे वर्कर्स के बीच को बैठाओ और आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए कहो, और जिसकी कमी है उससे कहो कि भैया एक दिन पहले आके ऑर्डर लगाओ, ताकि वो जो परचेज डिपार्टमेंट वाला वर्कर है वो सही समय पे अपने ऑर्डर को निकाल के रख सके, ताकि अगले दिन जब वर्कर आए तो उनको काम करने में देरी ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए, कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए, ऑर्डर और डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए, और कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए। राइट बच्चों, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। भैया कंट्रोलिंग के अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सर लिमिटेशंस मतलब बेटा बाधाएं, लिमिट है ना, मतलब कंट्रोलिंग कहां आके दिक्कत देना शुरू कर देता है, उसके बारे में बात हो रही है कि कंट्रोलिंग में कहां फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, कहां पे होगी कंट्रोलिंग में दिक्कत, उसके बारे में बात यहां पे हो रही है। और यहां पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहला लिखा हुआ है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। बेटा ये क्वांटिटेटिव है तो आप इसको क्वांटिटेटिव कर लीजिएगा, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। भैया मेरे हिसाब से तो चाहे स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव हो और चाहे क्वांटिटेटिव हो, दोनों को ही सेट करने में डिफिकल्टी है। सर ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होते क्या है, अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे टॉपिक में। दूसरा है नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फोर्सेस। बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब समझ रहे हो ना, जो याद करो थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ाया था ना, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फोर्सेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो सकता है, तो कंट्रोलिंग करके भी कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता देता हूं, 2020, 2021, 2022 में लगे थे ना लॉकडाउन्स, उसमें बहुत सारे बिजनेस करने वाले लोगों को लॉस हुआ था। क्या वो किसी भी बिजनेसमैन के हाथ में था कि वो लॉस को कम कर ले? नहीं था उसके हाथ में, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, उसको पता ही नहीं था। ये एक्सटर्नल फैक्टर है कि लॉकडाउन लग गया, उसका लॉकडाउन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयज का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। सर रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, मैं बताता हूं। देखिए, जब कभी भी बिजनेस इन्वायरमेंट बदलता है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा कि मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ता है, मैनेजमेंट भी उसके हिसाब से क्या करता है, चेंज होता है जब भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है। लेकिन एम्प्लॉयज हमेशा चेंज से बचते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, हमें नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं बेटा, बचते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को चेंजेस पसंद नहीं है, एम्प्लॉयज़ जो काम करते आ रहे हैं उनको उसी काम को करने में मजा आ रही है। दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। एंड लास्ट पॉइंट है बेटा कि कंट्रोलिंग एक कॉस्टली अफेयर है। भैया पैसा बहुत लगता है कंट्रोलिंग करने में, इतना आसान नहीं। सर आप कहोगे, आपका मानना होगा बच्चों कि कंट्रोलिंग करने में पैसा लगता है, क्या ही पैसा लगेगा सर, कौन कितना ही टाइम लगता होगा परफॉर्मेंस को चेक करने में, हम तो परफॉर्मेंस तुरंत चेक कर लेते हैं अपनी। ठीक है, 4 क्वेश्चन उठाए, देखा सही हुए कि नहीं हुए, हो गया काम। नहीं बेटा, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज करोड़ों रुपए के हैं, वहाँ पे आपको अगर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है तो उसके लिए पूरी एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स की टीम लगेगी, जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिनको आप समझ लो प्रोडक्शन के बारे में पूरी नॉलेज हो, सैलरी डिसबर्समेंट के बारे में पूरी नॉलेज हो, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे के बारे में पता लगेगा और खर्चे के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ ये पता लगेगा। तो उस चीज़ को जानने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, पूरी टीम बैठानी पड़ेगी। तो इसीलिए कंट्रोलिंग को एक कॉस्टली अफेयर माना गया है। अभी आपका सवाल मैं जानता हूं यहीं पे अटका हुआ है कि सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको पहले वही क्लियर कर देता हूं और उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा इस वाले पेज पे। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को समझाने के लिए। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं।
ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको आप फिगर्स की हेल्प से शो कर सकें, जैसे कि 10 यूनिट, 100 रुपए, 500 दिन, ठीक है, ऐसे जहाँ पे 10 यूनिट्स, 100 रुपीज़, ऐसी चीज़ों के बारे में बात हो, जो स्टैंडर्ड्स फिगर्स की हेल्प से शो हो सकते हो, उन्हें हम लोग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड कहते हैं। और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड वो होते हैं विच कैन नॉट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, जिनको फिगर्स के फॉर्म में शो ना किया जा सके, जैसे एम्प्लॉयज का मोरल, एम्प्लॉयज का डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन। देखो, तुमने मुझसे पूछा हर्ष सर आज आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, मैंने बोला आज 350, करने कितने थे 250। मैं कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि मैं उसको फिगर्स की हेल्प से मेजर कर पा रहा हूं। इसीलिए ऐसे स्टैंडर्ड को क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड कहते हैं। और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, हर सर आप आज आप कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूं। कितना? कोई मशीन है खुशी नापने की? सर आप कितना मोटिवेट होके काम करेंगे? बहुत मोटिवेट होके काम करूंगा। बहुत मतलब कितना भाई? व्हाट इज बहुत, है ना? या मैं तो बिल्कुल ही मोटिवेट नहीं हूं यार। व्हाट इज बिल्कुल ही नहीं हूं, है ना? कोई डेफिनेशन है? नहीं है। तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आप मेजर ना कर पाओ, जिनको फिगर्स की हेल्प से आप शो ना कर पाओ, जैसे एम्प्लॉयज का मोरल, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन। ठीक है, यहां पे स्टैंडर्ड्स किसको कहा गया है बेटा? यहां पे स्टैंडर्ड्स ऐसी चीजों को कहा गया है जो आपको अचीव करनी है, टू बी अचीव्ड। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किया है कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए पर डे, 1000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो ये इस कंपनी का स्टैंडर्ड है। आप सारे एम्प्लॉय इस स्टैंडर्ड को अचीव करने के पीछे पीछे लग जाएंगे। आप स्टैंडर्ड को एम या टारगेट या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। समझ गए बच्चों? तो दो तरीके के स्टैंडर्ड हमको क्लियर है। अभी फिलहाल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और बात करेंगे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या लिमिटेशन, क्या रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन भैया क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फेमस है। और कहाँ पे आता है ये बताता हूँ। ये क्वेश्चन पता है कब आता है? ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, और 6 नंबर में 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ऐसे लिखा होगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है, 1 2 3। तो उसमें से एक पार्ट जो है वो इस चैप्टर से आ जाएगा, इस टॉपिक से आ जाएगा कि एक्सप्लेन करिए रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। 2 नंबर में आ जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा, 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा और 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा। टोटल आपको 6 नंबर मिलेगा जब आप तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में लिमिटेशन एनसीईआरटी में भी है, आपको रीड करना है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि कंट्रोलिंग कितने नंबर का है तो वो भी आपको बता देता हूं बेटा। ये जो कंट्रोलिंग का चैप्टर है ये 4 से 5 नंबर से ऊपर नहीं आएगा। चैप्टर छोटा है ना, इस वजह से 4 नंबर मिनिमम, 5 नंबर मैक्सिमम। इसके ऊपर आपका कंट्रोलिंग नहीं है। वेटेज रखता है क्लास 12 में। सबसे ज़्यादा वेटेज है मार्केटिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके बाद डायरेक्टिंग का, उसके बाद स्टाफिंग का, इन सब का सबसे ज़्यादा वेटेज है। सबसे कम वेटेज कंट्रोलिंग का, प्लानिंग का, है ना, इन सब का है। चलिए फिलहाल प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में अपन बात करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं या क्या रिलेशनशिप है। देखिए, प्लानिंग और कंट्रोलिंग करण अर्जुन की तरह है। एक तो वो मूवी वाले करण अर्जुन जो दोनों भाई साथ में रहते हैं, एक महाभारत वाले करण अर्जुन जो दोनों लड़ते रहते हैं। सबसे पहले मूवी वाले करण अर्जुन की बात करते हैं। और मूवी वाले करण अर्जुन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। यानी कि ये वाला जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना कुछ नहीं। अगर आपने कंट्रोलिंग में गलतियों को चेक नहीं किया तो प्लानिंग कर भी लोगे तो गलत ही करोगे, प्लानिंग कर भी लोगे तो बेकार की ही प्लानिंग करोगे। और अगर आपने प्लान नहीं बनाए हैं, अगर स्टैंडर्ड नहीं सेट किए हैं तो कंट्रोलिंग करोगे क्या? चेक क्या करोगे? जब स्टैंडर्ड ही नहीं बनाए गए तो चेक क्या करोगे? तो प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना बेकार, कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना बेकार। यानी कि मूवी वाले करण अर्जुन दोनों को एक साथ रहना है। अब आते हैं महाभारत वाले करण अर्जुन पे, दोनों को अलग अलग रहना है। देखिए, प्लानिंग कहता है आगे देखो, लुकिंग अहेड। प्लानिंग कहता है कल की बात करो। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, बताया था कि नहीं? है ना, बताया था ना मैंने कि प्लानिंग क्या है भाई? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग कहता है आगे क्या करने वाले हो ये देखो। और कंट्रोलिंग कहता है कि पहले क्या किया था ये देखो। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कंट्रोलिंग कह रहा है कि पहले तुमने क्या किया था पहले वो देखो। और प्लानिंग कह रहा है कि फ्यूचर के बारे में सोचो। कंट्रोलिंग कह रहा है पीछे के बारे में सोचो। ठीक है बच्चों, समझ गए ना बात को? ये डिफरेंस है
है ना। अब दूसरा डिफरेंस समझते हैं। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है और कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजरियल प्रोसेस का। ये बात भी बिल्कुल आपको क्लियर है, प्लानिंग सबसे पहले होता है, कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में होता है। फिलहाल ये टॉपिक हुआ, तो अब हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है कंट्रोलिंग का प्रोसेस। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने कंट्रोलिंग का मतलब, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशन, उसके फीचर्स, उसके नेचर, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड और रिलेशनशिप पढ़ लिया। फिलहाल हम लोग को पढ़ना है बेटा कंट्रोलिंग की प्रोसेस को। कंट्रोलिंग की प्रोसेस बड़ी सिंपल सी है, यहाँ पे आपके लिए लिखी भी है। कंट्रोलिंग की प्रोसेस को याद करने का निमोनिक भी बड़ा सिंपल सा है, SMCAT। या तो आप ऐसे याद कर लो, SMCAT एक साथ याद कर लो, या तो आप SM अलग याद कर लो और CAT अलग याद कर लो, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। फिलहाल SMCAT, जहां पे S का मतलब है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, M का मतलब है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, C का मतलब है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, A का मतलब है एनालाइजिंग डेविएशन और T का मतलब है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सर सबको समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे। सबसे पहला स्टेप आता है बेटा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप कंट्रोलिंग में परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ही तो सेट करोगे ना, कि भाई मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मैं अपने बोर्ड्स में 90% लाना चाहता हूँ। तो चलिए मेरा टारगेट क्या है? 90%। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड सेट हो गया कि मेरे 90% मार्क्स आए। अभी मैंने प्री बोर्ड का पेपर दिया है और मेरा टारगेट यही है कि मेरे हर पेपर में 90% आए। अब सेकेंड स्टेप, अब मैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा। अब टीचर मुझे देगा रिजल्ट तो मुझे पता लगेगा, अरे यार ये तो कमी हो गई यार, 80% नंबर आए हैं। ठीक है, मैंने अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया? मेजर कर लिया। अब मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा। कैसे होगा? ये देखिए, 90 सोचा था, 80 आया है, यानी कि 10% की कमी रह गई है। 10% की कमी क्यों रह गई है? किन किन टॉपिक्स को मैं नहीं पढ़ के गया? क्या मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए? ये आपने कंपैरिजन करने के बाद एनालाइजिंग किया कि ये जो 10% की कमी रही है ये क्यों रही है। आपको पता लगा कमी इस वजह से रही है क्योंकि मैंने कुछ सवालों में गलती कर दी, मैंने बिजनेस स्टडीज़ में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मेरी इंग्लिश में ग्रामर की दिक्कत हो गई, बिजनेस स्टडीज़ में जब मैं इंग्लिश लिख के आया वहाँ पे ग्रामर की दिक्कत हो गई। आपको ये सारी कमियां पता लगी और आपको ये सारी कमियां पता लगने के बाद आपने इन कमियों के ऊपर काम किया, दोबारा से पढ़ाई की, आपने करेक्टिव एक्शन लिया और अगली बार जब आप पेपर देने जाएंगे तो अगेन आपके 90% मार्क्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने अपनी कमियों को दूर करके पेपर दिया है। समझ गए बच्चों? तो कुल मिला के कहानी यहाँ पे यही है यार, कुल मिला के कहानी यहाँ पे यही हो रही है कि आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करनी है, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, डेविएशन को एनालाइज करना है और फिर उसके बाद आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। ठीक है बच्चा पार्टी? चलिए, तो ये हो गई बात कंट्रोलिंग की प्रोसेस की। अच्छा, स्टैंडर्ड आपको बता दिया। अब देखो क्या करेंगे ना, अब अपन एक एक करके, चलिए अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक एक करके ना जो भी हम लोगों ने कंट्रोलिंग की प्रोसेस पढ़ी है ना उसके एक एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। जैसे पहला स्टेप क्या था? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो मैंने आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बारे में बताया ना। अभी हमारा चल रहा है पहला पॉइंट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। और हम यहां पे सीखेंगे कि स्टैंडर्ड होते क्या है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं क्वांटिटी के स्टैंडर्ड, फिर आते हैं टाइम के स्टैंडर्ड, फिर आते हैं कॉस्ट के स्टैंडर्ड और फिर आते हैं क्वालिटी के स्टैंडर्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांटिटी के स्टैंडर्ड के बारे में। क्वांटिटी यानी कि कितना मैं प्रोड्यूस करूंगा, कितना मेरे पास स्टॉक होना चाहिए और कितना मैं बेचूंगा। जैसे मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, 500 यूनिट स्टॉक का रखूंगा और हर महीने 300 यूनिट बेचूंगा। आप देख रहे हैं, ये मैंने बेचूंगा फ्यूचर, यानी कि ये मैंने अपनी कंपनी के लिए टारगेट सेट कर दिए हैं। इन्हें कहते हैं क्वांटिटी के स्टैंडर्ड। सर आते हैं टाइम के स्टैंडर्ड में। टाइम यानी कि मैं प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगाऊंगा, मैं सेल करने में कितना टाइम लगाऊंगा, मैं इस पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगाऊंगा। ठीक है, तो टाइम स्टैंडर्ड बेसिकली टाइम बताते हैं, टाइम कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि कितना समय लगने वाला है गुड्स के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहां पे समय की बात होती है, मैं समय हूं। समझ गए ना? आगे देखते हैं।
अब आते हैं क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी के बारे में यहां पे क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, कि जो मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूं, जिससे मैं सामान बना रहा हूं, वो किस क्वालिटी का है, A1 क्वालिटी का। जैसे मान लीजिए मैं सैंडविच बना रहा हूं, तो मैं ब्रेड जो है वो ब्रिटानिया की ही लूंगा, क्योंकि ब्रिटानिया की ब्रेड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ऐसा मतलब मैं सैंडविच बना रहा हूं, तो जो ब्रेड मैं मंगाऊंगा वो ब्रिटानिया की मंगाऊंगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल मेरे को अच्छा लगता है। मैं बटर लूंगा तो सिर्फ अमूल का ही लूंगा, ठीक है, समझ गए। ऐसा मैं फिनिश्ड गुड बनाऊंगा, सैंडविच बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा कि मेरे अगल बगल कोई नहीं, A1 क्वालिटी की सैंडविच बनाऊंगा। मैं जो कस्टमर सर्विसेज दूंगा A1, मैं प्लेट बढ़िया दूंगा, उनसे पूछूंगा कि खाना खाया, अच्छा लगा कि नहीं, और एम्प्लॉइज के मोरल की बात भी यहां पे होगी। कॉस्ट तो आप समझते ही हो बेटा, कि मैं अपने लेबर में कितना पैसा खर्च करूंगा, अपने बाकी के खर्चे कितने मेरे होंगे, और मेरा मटेरियल के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा, मेरे एसेट्स के ऊपर मेरा कितना पैसा खर्च होगा, सारे खर्चों को मिला के कॉस्ट स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं कि कितना मैं खर्च करने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो जाता है अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड। हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए जब हम अपने लिए स्टैंडर्ड्स बनाएं। सबसे पहले, स्टैंडर्ड शुड बी इजीली अटेनेबल। बेटा स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो आप आसानी से अचीव कर सको। जैसे मैं कहूं कि सर मेरी अकाउंट्स बहुत वीक है, लेकिन मैं फिर भी अकाउंट्स में 99 ले आऊंगा, ठीक है। हो सकता है आप 99 ले आओ, लेकिन फिर भी ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा अनअचीवेबल है। या तो वीक ना होता, या तो आप कह रहे हो सर मेरा अकाउंट्स बहुत वीक है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं 99 लाऊंगा, ये तो स्टैंडर्ड ही गलत है ना। स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो आप इजीली अटेन कर पाओ, जो आप इजीली अचीव कर पाओ। पॉइंट नंबर 2, स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। स्टैंडर्ड ऐसे हो जिनको आसानी से मेजर किया जा सके, जिनको परखा जा सके। पॉइंट नंबर 3, स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, ताकि आप स्टैंडर्ड्स में चेंजेस कर सको सिचुएशन के हिसाब से। बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा बदल रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने स्टैंडर्ड को सेट कर सको, ऐसे होने चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि आप उनमें चेंजेस कर सको चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से, ठीक। आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड सिंपल हो और क्लियर हो, यानी कि हर इंसान को समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि भैया बहुत पढ़े लिखे ज्ञानियों को ही तुम्हारा स्टैंडर्ड समझ में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि स्टैंडर्ड जो है इजीली अटेनेबल हो, हर इंसान को स्टैंडर्ड समझ में आ जाए जो आपने बनाए हैं, चाहे कोई लेमैन हो, चाहे कोई टॉप क्लास का मैनेजर ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 4 है कि जब भी स्टैंडर्ड सेट करें तो हमेशा स्टैंडर्ड में डेविएशन टॉलरेंस लिमिट सेट करें। सर अब ये किस चिड़िया का नाम आपने बताया, मैं बता देता हूं। बेटा एक बात बताइए, आपने एग्जांपल देता हूं, आपने पापा से बोला पापा मेरे ना 90 आएंगे, 90 कितने, 90, ठीक है, ठीक है। आपने बोला 90 आएंगे, 90%। पापा ने कहा ठीक है बेटा। पापा ने ना दिमाग में कैलकुलेशन लगाई, 90 कह रहा है तो 85 तो ले ही आएगा, और आपके मान लीजिए 85 ही आए। आपके पापा आपको कहेंगे ठीक है बेटा, वेल ट्राइड, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई करी है, और मेहनत से आगे पढ़ाई करो, यही कहेंगे पापा, मारेंगे तो नहीं। लेकिन उन्होंने 85 सोचा, आपने 90 बोला, आपके एक्चुअल आए हैं 50%। अब बताइए अब तो क्या होगा, बेल्टें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, निकलेंगी ना। कुल मिला के कहानी यह है कि भैया ये तो सेट कर लो, स्टैंडर्ड ये था, ये स्टैंडर्ड था, ये डेविएशन टॉलरेंस लिमिट थी कि हम इससे नीचे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तुम लेके आए हो 50%, ठीक है ना। जब भी स्टैंडर्ड सेट करो तो टॉलरेंस लिमिट जरूर सेट कर लो कि कितना टॉलरेट कर सकते हो, कितनी कमियों को टॉलरेट कर सकते हो। डेविएशन कमियां, टॉलरेंस क्षमता, बर्दाश्त, और लिमिट यानी कि क्षमता, कितनी कमियों को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, ये सेट कर लो, जिसको आप लोग परमिसिबल लिमिट भी बोलते हो, है ना। सर एग्जांपल और दे दीजिए, ये तो पापा का एग्जांपल दे दिया आपने जो हमको समझ में आ गया। एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दीजिए, देता हूं। आपने सोचा था कि 2000 यूनिट बनाएंगे, बनी है 1950, 50 की कमी रह गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सोचा था 2000, बनी है 500, 1500 की कमी रह गई। अब तो मार पड़ेगी ना मैनेजर से, अब तो मार पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 2000 बनाए, लेकिन 2000 सोचे थे, 1950 बना लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है।
नो कॉज ऑफ वरी इफ द प्रोडक्शन ऑफ 1950 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ 2000 यूनिट इज अचीव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपने 1950 बनाए हैं और 2000 सोचे थे तो दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 1950 2000 सोचे थे और 500 बनाए हैं वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया भैया स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, यानी कि हमारा पहला कंट्रोलिंग का स्टेप हमने डिटेल में समझा। दूसरा स्टेप होता है बेटा परफॉर्मेंस को एक्चुअल में मेजर करना। ठीक है, अब ये देखिए, तो सिंपल है, हो सकता है आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद मेजर कर रहे हो सकता है कोई और मेजर कर रहा हो। ठीक है, तो परफॉर्मेंस जो भी मेजर करे वो ऑब्जेक्टिव मैनर में करे और भरोसेमंद होना चाहिए, रिलायबल मैनर में करना चाहिए। वैसे मेजरमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये टेक्निक्स क्या हैं, वो सिलेबस में नहीं है इसलिए अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए नाम ले लेता हूं दो चार, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ये सारे जो तरीके होते हैं ये होते हैं आपके निकालने के लिए। ठीक है, PERT, PERT, ठीक है, CPM, ये सारे टेक्निक्स हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस के, बट क्योंकि दिस इज नॉट कवर्ड इन योर CBSE बोर्ड सिलेबस सो आई एम नॉट कंटिन्यूइंग इट, राइट, नहीं तो होता तो पढ़ा देता। फिलहाल आप कुछ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की टेक्निक समझ लो, इससे क्वेश्चन हो सकता है आपको फंस जाए। जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, देखिए मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर हूं, मैं जाऊं और अपनी फैक्ट्री में जाके खुद ही देख लूं, हाँ भाई क्या हो रहा है, अच्छा बना लिया है, कितना बनाया 2000, चलो ठीक है फिर तो ठीक है भाई, है ना, 2000 बना लिया, ठीक, पर्सनली ऑब्जर्व कर लो। दूसरा तरीका, सैंपल चेक कर लो, बिस्किट बन रहा है फैक्ट्री के अंदर, बिस्किट बन रहा है, आसान तरीका क्या है चेक करने का बिस्किट की क्वालिटी, बिस्किट निकालो खाओ पता लग जाएगा। शैम्पू बन रहा है, अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, नहा के देख लो पता लग जाएगा। ठीक, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट, हो सकता है कि जो बंदा काम कर रहा है एम्प्लॉय, आप उससे खुद ही रिपोर्ट मांग लो, वो भी दे देगा। इन 3-4 तरीकों से आप सामने वाले की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। एज फार एज पॉसिबल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है बेटा, कोशिश ये करना है कि जब परफॉर्मेंस को मेजर करें तो कोशिश ये करना है कि जब परफॉर्मेंस को मेजर करें तो उसी यूनिट में करें जिस यूनिट में स्टैंडर्ड सेट किया है। कैसे है मैं बता देता हूं, देखिए जैसे कि मैं कहूं कि 2 घंटे में काम हो जाना चाहिए, ठीक है, ये आवर क्या है, एक यूनिट है और यही यूनिट मेरे स्टैंडर्ड की यूनिट है। मेरा एम्प्लॉय कहता है सर 124 मिनट में काम हुआ है। अरे भैया 124 मिनट में काहे बता रहे हो, आवर में बताओ ना, ठीक है ना, 124 मिनट क्या होता है भाई, आवर में बताओ। तो यहां पे होगी कंफ्यूजन, क्यों होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट हुए हैं आवर में और परफॉर्मेंस निकल रही है मिनट में। तो कहा यह जा रहा है कि आवर को अगर स्टैंडर्ड जिस यूनिट में सेट हुए हैं अगर आवर में सेट हुए हैं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस भी आवर में ही निकले, मिनट में ना निकले। हालांकि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 124 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका टोटल निकल आएगा कि 2.06666 आवर लगे हैं। अब यहां पे हो जाएगी उसको कंफ्यूजन, इससे अच्छा सिंपल बोलो कि हाँ भैया घंटों में कितना निकला, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच द स्टैंडर्ड्स आर सेट, ठीक है, इससे कंपैरिजन आसान हो जाएगा, टू मेक देयर कंपैरिजन इजियर। चलिए पॉइंट अगला क्या है, मेजरमेंट टूल्स। बेटा कुछ नाम है, जैसे कि आप एम्प्लॉयज की पंक्चुअलिटी चेक कर सकते हो, किस क्वालिटी का वो लोग काम कर रहे हैं चेक कर सकते हो, उनकी पर्सनल हैबिट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, पर्सनल प्रेजेंटेशन को रिव्यू कर सकते हो और क्लाइंट सर्वे भी करवा सकते हो। ये कुछ मेजरमेंट टूल्स है। पॉइंट नंबर 2 आपका चल रहा है प्रोसेस का। सर अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब यहां पे आप क्या करते हो, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि सोचे थे 90 आए हैं 85, तो अब हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे ताकि हमें डेविएशंस का पता लगे, कमियों का पता लगे। बेसिकली हम कंपैरिजन करते ही इस वजह से हैं ताकि हमें अपनी कमियों का पता लगे। और बेटा पता है यहाँ पे इस कंपैरिजन दूसरे से नहीं करना है, खुद से करना है। इस गलतफहमी में मत रहना कि यहाँ पे किसी और के साथ कंपैरिजन हो रहा है, आपका खुद के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार फटाफट से एक बार रीडिंग मार लीजिए।
चलिए बच्चों, है ना, रीडिंग कर ली थोड़ी बहुत, बढ़िया। देखिए, दिस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड विल डिस्क्लोजेस द डिफरेंसेस एंड डेविएशन। जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो कुछ ना कुछ कमियां निकलेंगी, ठीक है। ये जो कमियां निकलेंगी ये कभी भी कंप्लीटली मैचअप नहीं होंगी, यानी कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आप परफेक्टली बेटर कर लो, मतलब परफेक्टली अपना 100% काम अचीव कर लो। दीज नंबर्स ऑलमोस्ट नेवर मैचअप कंप्लीटली, ये नंबर्स कभी भी मैच नहीं करेंगे। देयर विल ऑलवेज बी डेविएशंस, हमेशा कमियां रह जाएंगी। एंड टू सम एक्सटेंट दीज डेविएशंस आर एक्सेप्टेबल, और कुछ एक्सटेंट तक ये कमियां एक्सेप्टेबल भी होती हैं अकॉर्डिंग टू योर डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। बट मैनेजर्स नीड टू इंश्योर दैट दीज डेविएशंस आर नॉट बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंजेस। लेकिन मैनेजर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो कमियां आ रही हैं ये एक्सेप्टेबल रेंजेस से बाहर ना निकले, बाहर ना चले जाएं, ये इंश्योर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी अब आते हैं एनालाइजिंग डेविएशन, ठीक है। एनालाइजिंग डेविएशन में जब आप डेविएशंस को एनालाइज करने जाइए तो 4 सवाल पूछिए। सर क्या हैं वो 4 सवाल? सबसे पहले, क्या मेरे, अच्छा ये चल रहा है आपका चौथा स्टेप, क्या मेरे स्टैंडर्ड अचीव हुए? अगर अचीव हो गए यस तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो नीचे आ जाइए, नो। इफ नो देन कम डाउनवर्ड्स। इज डेविएशन एक्सेप्टेबल? क्या जो मेरी कमियां हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, मतलब डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के अंदर ही हैं? अगर हां मुझे मंजूर हैं वो कमियां, ठीक है, यस तो कोई बात नहीं। अगर मुझे मंजूर नहीं है तो नीचे आ जाइए। क्या जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो एक्सेप्टेबल हैं? क्या पता मेरे स्टैंडर्ड ही गलत हो, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस में पढ़ा है ना, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कभी कभी स्टैंडर्ड भी गलत हो जाते हैं, तो पहले चेक करो स्टैंडर्ड सही है कि नहीं। अगर मेरे स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है, यस। अगर मेरे स्टैंडर्ड सेट नहीं है, सही नहीं है, तो मैं नीचे आऊंगा, नो। रिवाइजिंग टू स्टैंडर्ड, फिर मैं अपने स्टैंडर्ड्स को सही करूंगा, सिंपल है। अगर मेरे स्टैंडर्ड भी सही थे और कमियां फिर भी हो रही हैं, तब मैं क्या करूंगा सर? ये तो अलग ही सवाल है, ये तो आपने बताया नहीं। तब मैं करेक्टिव एक्शन लूंगा, सिंपल सी बात है, तब मैं बच नहीं सकता। उसके बाद मुझे टेकिंग करेक्टिव एक्शन, फिर मुझे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। समझ गए ना बच्चों? सिंपल है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आएंगे डेविएशन कंट्रोल लिमिट्स को बाद में पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ डेविएशन है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन है, ठीक है। डेविएशन यानी कि कमी, अभी वही चल रहा है, 4th पॉइंट। कमियों के कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉज नंबर 1, ह्यूमन कॉज। क्या पता मेरे एम्प्लॉइज ही एफिशिएंट ना हो, काम ना कर रहे हो अच्छे से, हो सकता है कमियां निकल जाए इस वजह से। अनसर्टेन इवेंट्स, कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे पता, जो मेरे अंदाजे में नहीं था, जैसे कि मेरे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएं, मेरी फैक्ट्री पे ताला लग जाए, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाए, हो सकता है सर, कोई बात नहीं। कुछ और भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, जैसे कि मेरी मशीन चलते चलते खराब हो जाए, या सप्लाई, रॉ मटेरियल की सप्लाई ना हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि मैंने स्टैंडर्ड ही गलत बना रखे हूं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग रॉन्ग एस्टिमेट अबाउट सेल प्रॉफिट एंड कॉस्ट, ये भी हो सकता है। हो सकता है एम्प्लॉयज अच्छा काम ना कर रहे हो सकता है कुछ अनसर्टेन इवेंट्स आ गए हो सकता है कुछ और भी रुकावटें, हर्डल्स आ गई हों, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स ही गलत बनाए हों। तो ये सारे हो सकते हैं डेविएशन की वजह, कॉजेस। लास्ट पॉइंट यानी कि स्टेप नंबर 5, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब हम लोग को यहां पे क्या लेना है भाई? करेक्टिव एक्शन लेना है। और सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि करेक्टिव एक्शन क्यों लिया जाता है, ताकि एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस को और एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस को करीब लाया जा सके। मैंने एक्सपेक्ट किया था 1000 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, और मैं कम से कम 1900 तो बना ही लूं, ठीक है। अब सॉरी 900 तो बना ही लूं। ऐसा करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गया बच्चा पार्टी? देखिए, रिमूविंग डेविएशन इनटू एक्चुअल परफॉर्मेंस, सबसे पहले जो भी कमियां आई हैं उनको रिमूव करिए। जो भी कमियां हैं, जैसे आप लोगों को पता लगा कि यार बिजनेस स्टडीज पढ़ता हूं, समझ में भी आता है, लेकिन लिख के आता हूं तो नंबर नहीं मिलता। हो सकता है कि आपकी इंग्लिश वीक हो, जिस इंग्लिश में आप लिख के आते हो सकता है यू आर नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस द बिजनेस स्टडीज इन योर ओन वर्ड्स, ये भी हो सकता है। स्टॉपिंग द रेपिटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम जो आपके पास एक बार आई वो बार बार ना आए, इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। एक्शन लीजिए ताकि लॉस को अवॉइड किया जा सके फ्यूचर में।
और चेंजेस करने की जरूरत है तो वो भी करिए पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स में। अगर इफ यू थिंक दैट डेविएशंस आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ पॉलिसीज, then change your policies, change your procedure and change your rules so that actual results and expected results can be aligned together, right? तो ये होता है बेटा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। लास्ट में सर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? लास्ट में हम लोग कंट्रोलिंग के चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये लास्ट में पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं? ठीक है, क्योंकि ये है ही डेविएशन कंट्रोल लिमिट से, और ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। एनटीए का ये फेवरेट टॉपिक है। अगर आप सीयूटी की बात करते हैं, एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सीबीएसई बोर्ड और एनटीए वालों को पता है कि बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे ही होंगे। जैसे बच्चे फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होंगे ही होंगे, बच्चे डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में कंफ्यूज होंगे ही होंगे, बच्चे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कंफ्यूज होंगे ही होंगे। उनको पता है, तो इसी वजह से वो क्वेश्चन बार बार जानबूझ के डालते हैं। फिलहाल आता है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, दोज एक्टिविटीज should be determined in the very outset which an important role to play in the ensuring the actual work progress in accordance with the plan की रिजल्ट एरिया। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीपीसी या केआरए भी बोलते हैं, इन दोनों में एक वर्ड कॉमन है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में एक वर्ड है क्रिटिकल, और की रिजल्ट एरिया में एक वर्ड है की। इन दोनों का मतलब एक ही है, वो है इंपॉर्टेंट। सिंपल है। और आसान भाषा में समझाऊं तो यहां पे हिंदी में आप बात समझिए, ये कहा जा रहा है कि जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले ही सेट करके रख लीजिए, कमी होनी ही नहीं चाहिए। जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रोडक्शन के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उसको सबसे अच्छे से करिए, उसमें तो कोई कमी होनी नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दोस एक्टिविटीज शुड बी डिटरमाइंड इन द वेरी आउटसेट विच हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन इंश्योरिंग द एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस, जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस को निभाने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग की रिजल्ट एरिया बोलते हैं। सर अब ये क्या होता है? प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन। प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन भी इसको बोलते हैं, और इसको बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। अब चाहे प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन हो और चाहे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो, यहां पे एक वर्ड कॉमन है और वो है एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन को बच्चों हिंदी में कहते हैं, अगर आप लोग को पता हो तो, अपवाद। सर अपवाद क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। मेरे पास रेड टी शर्ट्स यहां पे सारी की सारी है, बस वो वाली येलो है, तो जो वो येलो है ना, वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। मैं सब में 90 लाया, बस बिजनेस स्टडीज में 95 लाया, तो बिजनेस स्टडीज क्या है? एक्सेप्शन है। मेरे पास सारे येलो कलर के पेन हैं, बस एक ही व्हाइट कलर का पेन है, वो व्हाइट कलर का पेन क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा। यहां पे क्लास में सारी लड़कियां हैं, एक ही लड़का पढ़ रहा है, वो एक लड़का क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा। 4 एग्जांपल दी। इनका कहना भी यही है कि ऐसी एक्टिविटीज जो या तो बहुत अच्छी हो गई हो, एक्सेप्शनली गुड, स्पेशली गुड, और या तो स्पेशली बैड, उन पे फोकस करो। यानी कि इनका कहना यह है कि मैनेजर को हर छोटी छोटी चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए। मैनेजर को सिर्फ स्पेशली या तो बहुत चीज खराब हो गई हो उस पर फोकस करे, या तो स्पेशली जो अच्छी हो गई हो उस पर फोकस करे। अ मैनेजर शुड टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन देयर इज एक्सेप्शनल डेविएशन। जैसे मैंने सोचा था 2000 यूनिट बनाई है 500, ये बहुत बुरा हो गया, ध्यान दो। मैंने 2000 सोची है, 5000 बना ली, ये बहुत अच्छा हो गया, तब भी ध्यान दो कि आगे भी कैसे होता रहे। तो कुल मिला के बच्चों, बचा पार्टी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये रहा। इफ यू नीड, मैं इसके क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा और वहां पे भी आपको डिटेल में ये सारी चीजें समझा देंगे। बाकी आप जानते हो मेरी क्लास वेडनेसडे को 5 बजे से 6 बजे तक लगती है क्वेश्चन वाली, तो वो भी आप जाके वॉच आउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, कोई समस्या वाली बात हो तो बताओ। नहीं है सर? ठीक है, चलो। तो फिलहाल बात ये थी। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा कंट्रोलिंग के बारे में आपने समझा क्या, है ना, व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ इन द कंट्रोलिंग चैप्टर। बेटा कंट्रोलिंग के अंदर हमने ये समझा कि अगर हम
कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, अगर हम अपनी गलतियों को नहीं चेक करेंगे तो हम वो गलतियां बार 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 करेंगे, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। क्या हमने ये नहीं समझा? बिल्कुल समझा सर। बेटा यही चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में भी लागू होती है और यही चीज़ आपके अंदर भी लागू होती है। ठीक है, कि आप अपनी गलतियों को समझें। लेकिन गलतियों को समझेंगे तो तब ना जब गलतियां करेंगे, और गलतियां करेंगे तब ना जब पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तब ना जब आप किसी सही जगह पे डिसिप्लिन्ड मैनर में इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि दिस इज द टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि आपके लिए आज की डेट में ज़रूरी क्या है। अपनी मौज मस्ती, अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम की रीलें, अपने यूट्यूब पे शॉर्टें, या आपके दोस्तों के साथ आपका घूमना, या फिर क्लास 12th और CUET अच्छे से देखकर अपने करियर को बनाना। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। एंड रही बात बैचेस की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैच आपका आप इनरोलमेंट नहीं कर सकते हो, है ना। जहाँ चाहे वहाँ रहा है। तो आपको क्या करना है बेटा, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, कर ही लेना है, छोड़ना है ही नहीं। ऑल कोर्सेज पे यू हैव टू क्लिक, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे यू हैव टू क्लिक, देन यू हैव टू गो टू CUET UG, CUET कॉमर्स पे जाओ, और मैं आपको सीधे महापैक पे ले चलूँगा। ये देखिए आपको यहाँ पे महापैक मिल रहा है, प्रिंटेड किताबों के साथ है ये महापैक। ठीक है, यहाँ पे मेरा दिया हुआ कूपन कोड लगा के देखो कि Y769 लगा के क्या फ़ायदा मिल रहा है। आप देखोगे कि बहुत डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, 14,900 रुपये का लमसम ये बैच हो जाएगा। कुछ पैसे और छूट जाएंगे अगर आप एप्लीकेशन पे कॉइन वगैरह का यूज़ करते हो, तो वहाँ से भी आप थोड़े बहुत डिस्काउंट ले सकते हो। वैलिडिटी 14 महीनों की है, यानी कि CUET का पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। आप जुलाई टू जुलाई भी ले लो, है ना, जुलाई टू जुलाई ले लो तो हो गए ना 12 महीने, 2 महीने और चलेगा। ठीक है, तो आई होप बच्चा पार्टी कि यू ऑल आर इनरोलिंग इन द बैचेस एंड आप मुझसे मिल रहे हो। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो, और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन क्लासेस का फ़ायदा पहुंच सके। एंड हाँ, एक बात और, इफ़ यू वांट कि आप मुझसे कोई डाउट पूछ सको या ऐसा कुछ भी आपको वो हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको बैच में इनरोलमेंट करने का मन है और आपको कोई इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, तो यू कैन मेल मी एट harsh.suryavanshi@adda247.com। तो ये बेटा मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है, प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट टू इनरोल इन बैचेस, इफ यू हैव एनी डाउट related to class 12th और CUET एग्जाम, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और नहीं तो कमेंट ज़रूर करो। कमेंट जिसका आएगा मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार वो बच्चा बिल्कुल मज़ेदार तरीके से बैठ के पढ़ाई कर रहा है, लगा हुआ है और तन मन धन एकाग्रता से सारी चीज़ें उसके पास हैं। ठीक है, और बाकी बेटा आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, महापैक वगैरह में आपके पास हर बैच के अंदर स्टडी प्लान भी रहता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो कि हाँ सर हमको कब क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि महापैक के अंदर सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। मान लीजिए ये एक बैच है और इसका आपको स्टडी प्लान देखना है, तो आप आराम से स्टडी प्लान में जाके सारे टीचर्स का स्टडी प्लान देख सकते हो। BST का मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए प्रॉपर स्टडी प्लान है कि किस दिन कौन से टीचर की कौन सी क्लास होनी है, कितने बजे होनी है, कौन सा टीचर कब क्या पढ़ाएगा। ठीक है, जो कंट्रोलिंग मैंने आपको 1 घंटे में पढ़ाया यहाँ पे 1 शॉट में, वो मैं 3 क्लासेस में आपको डिटेल में विद क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ। तो वो सारे बेनिफिट भैया आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देख रहे हो 6 क्लासेस लगा रखी है मैंने, क्यों? क्योंकि भाई बड़ा टॉपिक है। मार्केटिंग के अंदर मैंने बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लगा रखी है। तो वही सारी चीज़ें हैं, आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बट आपको यहाँ पे एक टेक लेना है। यू हैव टू डिसाइड कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। एंड बिल्कुल अगर चाहते हो तो बेझिझक बिल्कुल भरोसा करके आप क्या कर सकते हैं, बैचेस में इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, अगले 1 शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए CUET 24/7 चैनल के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।